गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी द ऑप्टिमाइजिंग डोमेन नेम एंड द यूआरएल। अब जनरल टर्म्स में तो हम डोमेन नेम को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। जैसे कि हमने अभी तक कंटेंट लेवल पे जो कुछ भी था उसे अच्छे से सर्च इंजन के लिए कैसे डिज़ाइन करना उसकी बात की थी। मतलब कि टाइटल टैग, हेड टैग, मेटा टैग, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, इमेज अल्टरनेट अल्ट्रीब्यूट, एसआरसी एट्रीब्यूट, है ना। वो ऐसे 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 काफ़ी सारे हमने टॉपिक्स को कंसिडर किया था कान सी और कैन नॉट सी के टॉपिक में। और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो बिफोर कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक। वो जो राइट हैंड साइड सबसे ऊपर आई का जो आइकॉन आता है ना, वहाँ पे आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा अभी तक जितने भी वीडियोस जो अपलोड किए हैं उसके, है ना। तो डोमेन नेम तो हम जनरली ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, ये बात कर रहे थे। लेकिन इन अनदर पे अगर आप देखो, जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं उसे हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। मतलब कि जब हम डोमेन नेम परचेस करते हैं तो उसका हम पहले तो नाम डिसाइड करते हैं ना कि भाई मेरी वेबसाइट का नाम मैं क्या रखूँगा, ब्रांड का नाम जो है वो क्या रखूँगा। दो वर्ड्स में डिसाइड करना है या फिर सिंगल वर्ड्स में डिसाइड करना है। इट्स एन टेक्निक टू ऑप्टिमाइज एन डोमेन नेम। लंबा लंबा नाम नहीं रखना है, को इजीली याद रहना चाहिए, एट्रैक्टिव होना चाहिए, वो एक काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन है ना। कंटेंट लेवल पे जो हमने ऑप्टिमाइजेशन किया वो बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे डोमेन नेम का क्या क्या पॉइंट्स हमें कंसिडरेशन करना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं। जब भी आप नई डिज़ाइन कर रहे हो वेबसाइट, तो वन ऑफ द क्रिटिकल आइटम टू कंसिडर इज़ द नेमिंग ऑफ द डोमेन। टॉपिक तो हम फाइनलाइज कर लेते हैं कि भाई चलो मुझे ये नया बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने से ज़्यादा जो टफ चीज़ होती है दैट इज़ एन फाइनलाइजिंग द ब्रांड नेम। वेबसाइट का नाम जो रखना है वो, मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि मुझे भी ऐसा फेस हुआ था इसलिए, और मैंने काफ़ी लोगों को ऐसा देखा हुआ है कि भाई चलो आइडिया आता है उन लोगों को तो उस पर वर्क भी कर लेते हैं, अच्छे से काम भी चल रहा है, लेकिन जब वेबसाइट बनाने की बात आती है तो वो भी हो जाती है। लेकिन उसको मार्केट में जिस तरह से रिप्रेजेंट करना है, वो सिंगल वर्ड में जो कैसे रिप्रेजेंट करना, वो काफ़ी टफ चीज़ हो जाती है। वेदर इट इज़ अ न्यू ब्लॉग, कंपनी लॉन्चिंग, और इवन जस्ट फ्रेंड्स वेबसाइट जैसे कि फेसबुक, है ना। फेसबुक आपका चेहरा है वो पूरा का पूरा दिखाता है फेसबुक, तो वो नाम डिसाइड करना वो काफ़ी टफ चीज़ होता है। हियर द टिप्स दैट विल बी indispensable in the helping you to select a great domain name। तो यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी हुई है। टॉप 5 कीवर्ड्स। अब यहाँ पे तो जनरली इंटरनेट पे मैंने जो कुछ देखा था एज पर दैट यहाँ पे 5 कीवर्ड्स का लिस्ट बनाने को बोला है, लेकिन आई सजेस्ट यू टू गो फॉर 10 कीवर्ड्स। लेकिन आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस के रिलेटेड सिनोनिम्स, है ना, आपके बिजनेस को जो रिप्रेजेंट करता हो ऐसे सिनोनिम वर्ड्स आप एटलीस्ट 10 फाइंड्स करो, नॉट 5। टॉप 5 नहीं, लेकिन टॉप 10 वर्ड्स आप फाइंड करो। व्हेन यू बिगिन योर डोमेन नेम सर्च, it helps you to have 5 terms or a phrase in the mind that describe your domain you are seeking. Once you list, you can start pairing them or add prefix and suffix to create a domain name idea. Prefix and suffix to create a domain name idea. अब अपने जो बिजनेस के रिलेटेड 10 वर्ड्स है वो फिल्टराइज करने के बाद आगे पीछे कोई एक एडिशनल अगर वर्ड ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो, है ना। जैसे कि फाइनेंस है तो आप मॉर्गेज फाइनेंस लिखो, या होम है तो होम इक्विटी यहाँ पे जैसे दिया है ना। तो हाउस पेमेंट यहाँ पे एग्जांपल कुछ दिया हुआ है ना, तो आगे पीछे घुमा फिरा के जो भी सिनोनिम आप ढूंढो। और एक मैंने वेबसाइट सर्च की थी फॉर माय वर्क, बिजनेस नेम जनरेटर, ऐसा कुछ वेबसाइट का नाम है। अभी तो एग्जैक्टली मुझे ये नाम याद नहीं है, बिजनेस नेम जनरेटर। तो आपका जो बिजनेस है ना उसके रिलेटेड पहले टॉप 10 कीवर्ड्स आप पहले फिल्टर आउट करो रिलेटेड टू द बिजनेस, उसके सिनोनिम के जो कुछ भी होते हैं वो, और वहाँ पे जाके वन बाय वन आगे पीछे दो दो वर्ड्स लिखो, तो उसका वो पूरा लिस्ट बना के देगा कि ये दो वर्ड्स के रिलेटेड आगे पीछे और ये आप वर्ड्स भी
रख के बिजनेस का मतलब कि डोमेन का जो नेम है वो आप डिसाइड कर पाओगे। इट इज़ वेरी ग्रेट कॉन्सेप्ट, काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी सारे फ्री डोमेन्स भी आप अवेलेबल डोमेन्स उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि लाखों लोग उसको तो वेबसाइट को यूज़ कर रहे होंगे। तो आपने शायद वो नाम जो सिलेक्ट किया वो ऑलरेडी हो इंटरनेट पे, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको क्या करना होगा, डैश शाइन ऐड करनी होगी, या फिर कोई और नेम सिलेक्ट करना होगा, या फिर जो रूट लेवल डोमेन आता है .com है, पेरेंट .in है, वो आपको शायद चेंज करना हो, आगे पीछे कुछ आपको करना रहेगा। नेक्स्टली मेक द डोमेन नेम यूनिक। अब ये यूनिक वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कई बार हमें दिक्कत में डाल देता है। हैविंग योर वेबसाइट कंफ्यूज विद अ पॉपुलर साइट दैट समवन एल्स ऑलरेडी ऑन इज अ रेसिप फॉर अ डिजास्टर। मतलब कि जैसे कि अभी कहा कि आपने जो डोमेन नेम फाइनलाइज किया है वो ऑलरेडी किसी और के पास है। दस नेवर चूज अ डोमेन दैट इज सिंपली द प्यूलर हाइफनेटेड और मिसस्पेल्ड वर्जन ऑफ एन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड डोमेन नेम। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी एक है जो डोमेन नेम, यहाँ पे मान लो कि हम ऑनलाइन क्या ई कॉमर्स कोई भी एक हमारी वेबसाइट है और जिसमें हम ग्रोसरी बेच रहे हैं, है ना, सभी ग्रोसरीज बेच रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो हमने ग्रोसरीज प्यूलर कर दिया, है ना, क्योंकि ग्रोसरी सिर्फ ग्रोसरी डोमेन नेम ही रखना है, ऑनलाइन ग्रोसरी ऐसा कुछ मुझे रखना है। तो ऑनलाइन ग्रोसरी ऑलरेडी इंटरनेट पे है, किसी ने ऑलरेडी खरीद लिया है। अब वो चाहे इंडिया का बंदा हो या फिर वर्ल्ड का कोई भी बंदा हो, वो आप वापस ले नहीं सकते अनलेस वो उसे फिर से नेक्स्ट ईयर पे रिन्यू ना करे, है ना। रिन्यू जब भी नहीं होता है तो वो डोमेन नेम फ्री हो जाता है, तो तब आप उसको फिर से खरीद सकते हो। तो बंदे लोग क्या करते हैं, ग्रोसरीज कर देते हैं, या फिर बीच में डैश साइन रख देते हैं, ऑनलाइन डैश ग्रोसरी, या फिर मिस स्पेलिंग कर दे, ग्रोसरी का जानबूझ के स्पेलिंग गलत कर देते हैं। तो क्या होता है कि ये तो आप कभी भी मत करो, मिस स्पेलिंग तो कभी भी मत करना गलती से भी, है ना, जानबूझ के एक दो वर्ड नया सोचने के लिए, जैसे कि वायु यू को लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो ऐसा मत करो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया फ्लिकर का, जब फ्लिकर वेबसाइट बनी थी तो फ्लिकर का जो ओरिजिनल स्पेलिंग होता है ER वाला, तो किसी में ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड था। तो ये नाम तो उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था, दिक्कत क्या आई कि लोग क्या टाइप करते थे, फ्लिकर का ER स्पेलिंग टाइप करते थे। तो वहाँ पे जो एक्चुअल उनकी जो वेबसाइट थी वो तो कभी बंदे को जो व्यूअर्स था उनको दिखेगी नहीं। तो उन लोगों को आफ्टर सम टाइम ये दूसरा भी डोमेन परचेस करके रखना पड़ा। तो आज की डेट पे जब भी आप flickr.com टाइप करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली इट विल रीडायरेक्ट टू दैट एक्चुअल डोमेन नेम KR, जहाँ से बीच में ई नहीं है। तो आपको डोमेन नेम जब आप यूनिक रखो तो ध्यान रखो कि उसमें कैपिटल प्लूरल ना चीज़ें कुछ भी ना हो, डैश साइन या फिर हाइफन साइंस कोई भी ऐसे सिंबल्स जितने कम हो सके उतने रखो, और मिस स्पेलिंग मत करना, है ना। तो ये दो चीज़ हुई आपकी। बाद में आता है .com। अगर .com का डोमेन अवेलेबल है तो वही परचेस करो। नो डाउट आज की डेट में बजट वाले काफ़ी सारे अवेलेबल है, जैसे कि .site है, .online है, .xyz है ना, काफ़ी कम पैसे में वो मिलते हैं, ₹100 या फिर ₹50 में ईयरली डोमेन नेम हमें मिलता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होस्टिंग स्पेस, मैं सिर्फ नेम की बात कर रहा हूँ। हमारी वेबसाइट का जो नेम है वो इंटरनेट पे हमें रजिस्टर करना है, उसके ईयरली चार्जेस। लेकिन देन ऑल्सो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर द .com। उसके ₹600 तकरीबन साल के लगते हैं, तो आप वही परचेस करो, क्योंकि ₹600 इज़ ऑलमोस्ट, आप समझ लो डेली के ₹2 ही हुए ना, उतने तो आज की वैल्यूएशन कुछ भी नहीं हुई। उसका जो आप बाद में आपको जो बिजनेस रिटर्न मिलेगा ना वो काफ़ी अच्छा होगा। अब क्यों ये मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में भी जनरली की जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है सभी बंदों की इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वो लोग क्या सोचते हैं कि वेबसाइट पे आके पीछे तो .com लिख दो, वेबसाइट ओपन हो जाएगी, है ना। नो डाउट कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं, लेकिन बंदे कैसे होते हैं कि भाई गूगल पे ले जाएंगे और वेबसाइट का आपका नाम लिखेंगे, और जैसे कि फेसबुक का नाम हमने
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो टाइप्स ऑफ क्वेरी का टॉपिक लिखा था, नेविगेशनल क्वेरी, ट्रांजैक्शनल क्वेरी एंड इंफॉर्मेशनल क्वेरी। और उसमें नेविगेशनल क्वेरी में हमने बात की थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि facebook.com डायरेक्टली नहीं लिखते, वो पहले गूगल सर्च इंजन बार में वहाँ पे लिखते हैं फेसबुक, और वहाँ पे जो लिंक्स आती है SERP में, वहाँ से वो फेसबुक का जो डोमेन है वो ओपन करेंगे। इन सेम वे फॉर द यूट्यूब, इंस्टाग्राम, द फेमस डोमेन में। तब हमने बात की थी नेवर ट्राई टू टारगेट सच काइंड ऑफ व्यूअर्स। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि उनको दे आर श्योर कि वहाँ वहाँ पे हमें क्यों जाना है, तो उसे आप कई और जगह पे ले जा नहीं पाओगे। मतलब कि क्या है कि यहाँ पे जनरली की जो साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है, .com वेबसाइट के नेम क्या गया, आप सभी बड़े डोमेन्स देख लो, है ना, Amazon.com है, नो डाउट आज की डेट में आप Amazon.in है, लेकिन फिर भी ज़्यादा क्या चलता है, Amazon.com ही चलता है वर्ल्ड वाइड लेवल पे अगर आप कंसीडर करो तो, है ना। सभी बड़ी वेबसाइट्स आप देख लो .com पे ही चलती है। अगर वो डोमेन नहीं अवेलेबल है .com वाला, देन गो फॉर योर लोकल कंट्री एक्सटेंशन, जैसे कि .in आता है, और .com में नहीं है तो देन फर्स्ट गो फॉर .co.in, देन गो फॉर .in, है ना। ऐसा आप करो तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि डोमेन नेम की एक जो लॉन्ग टर्म लेवल पे ब्रांडिंग की बात आती है फॉर एन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो इंक्रीज कर देता है। मेक इट इजी टू टाइप। अब ये तो आपको लगेगा भाई ये क्या मेक इट इजी टू टाइप, मतलब कि टाइप करने में क्या बड़ी बात है, नहीं ऐसा नहीं है। जब भी कोई भी बंदा आपके डायरेक्टली अगर डोमेन नेम टाइप कर रहा है तो ऑलवेज मेक श्योर कि उनको टाइपिंग मिस्टेक ना हो, है ना। जब आप खुद उसको टाइप करो, दूसरों के पास वो आपका डिसाइडेड डोमेन नेम है वो आप टाइप करवाओ, देखो कि उनके पास टाइपिंग मिस्टेक नहीं हो रही, मतलब कि कोई ऐसा आपने वर्ड नहीं सिलेक्ट कर दिया जिनका स्पेलिंग किसी को मालूम ना हो, मतलब इंडियन लेवल पे, है ना, वर्ल्ड वाइड लेवल पे हम नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अ, हम हमारा क्या बोलते हैं, सभी लोग इंग्लिश पे इतने सभी की इतनी इंग्लिश पे ग्रिप नहीं होती है, तो मेक श्योर कि जब भी कोई बंदा टाइप करे तो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इजीली वो टाइप कर पाए, क्विकली टाइप कर पाए, इजीली याद हो सके, है ना। ऐसा कुछ वर्ड ऑलवेज ट्राई टू सिलेक्ट, इजी टू रिमेंबर, जस्ट अभी मैंने कहा, क्योंकि माइंड में वो सेव होना चाहिए ना, तभी आगे जाके उसको वो वेबसाइट वापस विजिट करनी है तो वो विजिट कर पाएगा। जैसे कि अभी मैंने जो उसका बिजनेस नेम जनरेटर, कितना इजी नेम रखा है उन लोगों ने, है ना। और उसके कीवर्ड्स देखो आप, बिजनेस नेम जनरेटर, आप समझो ऐसे उन लोगों ने कीवर्ड सिलेक्ट किए हैं कि कहीं भी आप जाओगे ना तो ये बीच में वेबसाइट आ सकती है बिजनेस नेम के रिलेटेड, है ना। बिजनेस नेम सजेशन है, ऑनलाइन बिजनेस नेम है, कुछ भी आप लिखोगे तो ये बीच में आपको डोमेन कहीं ना कहीं दिख जाएगा, इफ़ यू आर नॉट डायरेक्टली विजिटिंग टू द दैट डोमेन। इन्फॉर्मेशनल क्वेरी अगर आप लिख रहे हो, नॉट अ नेविगेशनल क्वेरी, तो आपको ये डोमेन नेम कहीं ना कहीं दिख जाएगा, मैं ये ऐसा बोल रहा हूँ। तो आप नेम ऐसे सिलेक्ट करो कि इजीली याद हो जाए। अ, कोई भी वेबसाइट हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी बिजनेस हो आपका, कीप इट शॉर्ट एंड एज पॉसिबल। मैंने एक दो रेफरेंस में पढ़ा था कि वर्ल्ड के टॉप 1000 डोमेन है, 1000 डोमेन, उसके अल्फ़ाबेट्स अगर आप काउंट करो तो मैक्सिमम 9 अल्फ़ाबेट्स है ना। तो आप भी ऐसा ट्राई करो कि चलो 9 नहीं तो 10 पकड़ लो, 10 अल्फ़ाबेट से बड़ा वेबसाइट का नाम नहीं होना चाहिए, तभी वो एक ब्रांड वैल्यू आगे जाके होगी। अ, आप पूरा सेंटेंस जैसा नाम मत रखो, जैसे कि बिजनेस नेम जनरेटर, नो डाउट है काफ़ी लंबा नेम हो जाता है, लेकिन ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर द शॉर्ट पॉसिबिलिटी। अगर नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं कि उसकी हेल्प से आपको काफ़ी सारा बूस्ट मिल सकता है, काफ़ी सारा बूस्ट लॉन्ग लॉन्ग कीवर्ड स्पेस पे, तो आप देन गो फॉर दैट, नो इश्यू। लेकिन शॉर्ट नेम अगर अवेलेबल है देन ऑलवेज प्रीफर द शॉर्ट नेम।
create and fulfill expectation. When someone hears about your domain name for the first time, he should be able to instantly and accurately guess what type of content he might be getting in your domain. जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया था, ब्रेनस्टॉर्म टॉप 10 कीवर्ड्स जहाँ पे मैंने बोला था, है ना। आप कीवर्ड्स कैसे रखो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। तो वो यहाँ पे कहाँ गया, ये वाला है ना, लास्ट पॉइंट जो है। तो ये कैसे फाइनलाइज करना है कि भाई एक्चुअल में जो आपने नाम सेलेक्ट किया वो एक्चुअली आपको बिजनेस पे, बिजनेस जो है उसको वो क्या रिप्रेजेंट ट्रू सेंस में करता है। तो उसको आप इजी इजी आइडिया क्या है, आपके नियर अबाउट जो पर्सन हो, फैमिली मेम्बर्स हो या फिर ग्रुप्स में फ्रेंड्स हो जितने भी, उनको सिर्फ ये डोमेन नेम बोलो आप। तो ये डोमेन नेम है, गेस द एक्चुअल बिजनेस ऑफ द वेबसाइट, है ना। और आपने इंटरनेट पे तो पढ़ा होगा ना, नेवर शेयर योर आइडिया अनटिल यू इम्प्लीमेंट इट। आइडिया आपके दिमाग में कोई भी एक बिजनेस नया चल रहा हो तो किसी को अभी शेयर मत करो अनलेस उस पे आपने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया हो, वरना तो क्या होगा, नेगेटिविटी तो मैंने एक दो वीडियो में बोला था मार्केट में इतनी है कि आपका पूरा दिमाग खाली हो जाएगा, है ना। तो पहले तो आपका जो बिजनेस नया स्टार्ट करने वाला उसको किसके बारे में मत बोलो, डोमेन नेम फाइनलाइज करो और सभी लोगों को बोलो कि भाई अननोन, आप नियर अबाउट से अच्छा जो फीडबैक मिलेगा वो अननोन पर्सन से मिलेगा। उनको बोलो आप कह सकते हो स्ट्रीट सर्वे, रास्ते में किसी भी बंदे को पूछो, उसकी आप एक दो बंदे को पैसे दे दो कि भाई ये पूरे दिन में आपको सर्वे करके देना है कि ये डोमेन नेम है, उसका क्या फीडबैक मुझे मिल रहा है। तो फाइनलाइज करो वैसे कि आपका जो बिजनेस नेम है उसी का जो एक्चुअल नाम हो उसका एज पर दैट सभी लोग क्या गेस कर पा रहे हैं, कितने परसेंटेज लोग गेस कर पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ आपको करना चाहिए। आई सजेस्ट यू नॉट, ये सभी टिप्स हैं, कंपलसरी कुछ भी नहीं है। रिचेक हाइफन्स एंड नंबर्स, यहाँ पे सबसे पहले हमने किया था ना, प्यूलर मत करो, मिस स्पेलिंग मत करो और हाइफन्स डैश साइन कभी भी ऐड मत करो और नंबर्स भी मत रखो। जैसे कि 123 ग्रेटिंग्स काफ़ी टाइम पहले एक अच्छी वेबसाइट थी, आज की डेट में होगी नहीं होगी याद नहीं है मुझे, लेकिन 123 इस नंबर की वजह से उसकी जो डोमेन वैल्यू थी ना वो आज की डेट में इतनी हाई वैल्यू नहीं है, ये फैक्ट है। आप देख लेना, शायद हो या ना हो, वो ऑनलाइन ई ग्रीटिंग्स का पूरा कॉन्सेप्ट था। आज की डेट में हम जो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे इमेजेस सर्च करके जो भेजते हैं तब वो ईमेल्स पे भेजता था, मतलब कि आपको सभी कैटेगरीज अवेलेबल थी और आपको उसमें आपका सिर्फ नाम और जिस बंदे को सेंड करना है उसका नाम और फोटोग्राफ ऐड करना है, तो वो पूरा ग्रीटिंग एडिट करके आपको वो एक इमेज पे वो देता था और आपको एक यहाँ पे नीचे ईमेल एड्रेस देता था, सेंड टू और फ्रॉम, उसमें आपका कस्टम मैसेज है किसको ईमेल, तो उस बंदे को सामने वो ईमेल मिल जाता था। तो जब व्हाट्सअप इंस्टाग्राम कुछ नहीं थे तब की मैं बात कर रहा था, व्हाट्सअप और फेसबुक भी नहीं था, फेसबुक भी एग्जिस्टेंस ही नहीं थी तब की मैं बात करूँ, तब ये वेबसाइट सबसे टॉप पे थी 123 ग्रीटिंग्स। उसमें नंबर्स थे तो उसकी वजह से क्या डोमेन वैल्यू धीरे धीरे कम होती गई। तो नंबर्स आप प्रीफर मत करो। डोंट फॉलो द लेटेस्ट ट्रेंड्स, मतलब कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है टॉप मोबाइल्स, बेस्ट मोबाइल्स, है ना, ऐसा कोई भी वर्ड आपके मोबाइल्स आपकी में मत रखो। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि भाई कुछ लोग अगर कर रहे हो, यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स इज डूइंग इट डजंट मीन इट इज एन श्योर फायर स्ट्रेटजी। मतलब कि दूसरे लोग अगर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई
आपका भी जो स्ट्रेटजी प्लान हो वो इस पे इम्प्लीमेंट हो जाए। तो यहाँ पे क्या भी स्पेसिफिकेशन दिया है, लास्ट 50 ईयर्स के आप रिकॉर्ड देख लो इंटरनेट पे, है ना। तो आपको टॉप बेस्ट ऐसे डोमेन नेम कितने मिलेंगे देख लो एक बार आप, टॉप करके अपनी जो ब्रांड है आपकी कंपनी है वो, या फिर बेस्ट आपकी जो कंपनी हो ब्रांड है वो, आप देख लो एक बार। 1000 नेम भी आपको नहीं मिलेंगे इन लास्ट 50 ईयर्स। और आप डेली अगर आप देखोगे ना, तो आप इंटरनेट पे सर्वे करो कि डेली कितनी नई वेबसाइट्स इंटरनेट पे रजिस्टर हो रही है। लैक्स ऑफ वेबसाइट आर डेली बीन रजिस्टर्ड ऑन द इंटरनेट, है ना। मैं गूगल की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट। क्योंकि चाइना का भी सर्च इंजिन आ जाता है, रशिया का भी आ जाता है, गूगल भी आ जाता है, बिंग भी आ जाता है, डक डक डो भी आ जाता है। हम इंटरनेट की बात करें, वी आर नॉट राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक सर्च इंजन। तो आप देखो कितनी सारी वेबसाइट रजिस्टर हो रही है, उसमें से कितने ऐसे डोमेन नेम हैं, लोकल डोमेन्स। अगर आपके डोमेन में लोकल स्टेट या के कंट्री का नाम आप अगर स्पेसिफाई कर सकते हो, दैट विल द बेस्ट थिंग। तो सर्च इंजन ऑटोमेटिकली ज्योग्राफिकल लोकेशन में आपका डोमेन नेम ले लेगा, है ना। मतलब कि अगर इंडियन कोई भी सर्चर है, तो आपका जो रैंकिंग होगा तो ऑटोमेटिकली वो हाई हो जाएगा। और उसमें आपने गुजरात वर्ड ऐसा कुछ लिखा है, या फिर अहमदाबाद है सिटी नेम है, या फिर दिल्ली है, महाराष्ट्र है, अब लोकल स्टेट नेम अगर लिखते हो, तो दैट इनडायरेक्टली विल क्रिएट अ मोर वैल्यू फॉर योर डोमेन नेम, है ना। तो आप ऐसा भी अगर हो सके तो ट्राई करो। चलो अब आ जाता है यूआरएल की बात है। तो सबसे पहले तो सर्च इंजन यूआरएल पढ़ता है, उसकी लिंक वो डेटाबेस में स्टोर करता है, तभी वो एस में से लिंक देके आप उस पेज पे विजिट कर पाओगे ना। एस में क्या आता है, वेबसाइट की लिंक आती है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम बिगिनर लेवल पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो इनकरेक्ट यूआरएल का एग्जांपल आपको दिखेगा index.php, बाद में हम कुछ क्वेरी स्ट्रिंग लिख देते हैं, कैटेगरी इज इक्वल टू 1, कैटेगरी इज इक्वल टू 3, एम्परसेंड p इज इक्वल टू 20, मतलब कैटेगरी 1 में प्रोडक्ट 20, ऐसा कुछ हम लिखते हैं ना। मत करना है ऐसा। अब ये चीज़ अगर आपको नहीं आती है ना, देन गो फॉर सम फ्रेमवर्क्स। कोर पीएचपी में ये चीज़ होती है, index.php है जो कुछ भी लिखा है ना, फ्रेमवर्क को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये चीज़ नहीं आएगी। देन गो फॉर सम फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क्स में .htxs आता है, वो htxs का यूज़ करो आप, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो कुछ भी यूआरएल है क्लीन यूआरएल दिखेगी, है ना। क्लीन यूआरएल मतलब कि बंदा जब भी कोई भी उसे रीड करेगा तो उसे मालूम हो जाएगा एक्चुअल व्हाट द यूआरएल इज, है ना। ऐसी यूआरएल आप रखो, जैसे कि वर्डप्रेस में सेटिंग मेनू में आपको एक ऑप्शन मिलता है ना परमालिंक वाला, उसमें भी कुछ ऑप्शंस दिए ना कि आपको मंथ ऐड करना है, डेट ऐड करनी है, ईयर ऐड करना है, कैटेगरी ऐड करनी है, या फिर टैग ऐड करना है, ऑथर नेम ऐड करना है, या फिर क्लीन पोस्ट नेम रखना है, या फिर क्लीन आपको पोस्ट का आईडी रखना है। तो उसमें जो लास्ट आईडी का जो ऑप्शन होता है ना वो मत सिलेक्ट करो, गो फॉर एटलीस्ट क्लीन पोस्ट नेम, मतलब कि जो पोस्ट का जो टाइटल टैग होता है वो आपको एज इट इज़ यूआरएल पे दिखाना है, गो फॉर दैट, है ना। तो ऑलवेज गो फॉर, मतलब कि ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर एन क्लीन यूआरएल, कीप इट शॉर्ट। लंबी लंबी यूआरएल कभी भी मत रखना, है ना। ये तो आई थिंक इसमें तो ज़्यादा क्या समझाना, क्योंकि जब भी आप बुक मार्क्स करते हो, कॉपी पेस्ट करते हो, तो ये काफ़ी एक लंबी लिंक एक मेंटली इम्पैक्ट करती है, और यार कितनी लंबी लिंक है इसकी, है ना। आप ट्राई करना एक बार, गूगल की सर्च इंजन लिंक की पूरी जो होती है ना, कुछ भी सर्च करने के बाद उसकी जो यूआरएल होती है कॉपी पेस्ट करके जस्ट सेव करके रखने की ट्राई करना। मेंटली आपको लगेगा इतनी लंबी लिंक है क्या सेव करेंगे ना। शॉर्ट लिंक्स जब भी हमें सेव करने की बात होती है ना, फॉर एंड बुक मार्किंग और सेविंग एट सम अदर प्लेसेस, है ना, तो अच्छा रह जाता है। स्टैटिक इज द वे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एम्परसन और इक्वल टू,
जो अभी जस्ट क्वेरी स्ट्रिंग की बात की है ना, तो ये क्या हुआ, क्वेरी स्ट्रिंग आर नॉट स्टैटिक लिंक्स, मतलब कि सिंगल पेज पे सिंगल पेज पे मल्टीपल पैरामीटर्स आर पॉसिबल, मतलब कि प्रोडक्ट डॉट पीएचपी पे आपके वेबसाइट के सभी 10,000 प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे, है ना। और सर्च इंजन कभी क्वेरी स्ट्रिंग कंसीडर नहीं करता है, क्योंकि इट्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर लिस्टिंग एंड ऑल्सो स्टोरिंग इन टू द डेटाबेस, है ना। कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, प्रोडक्ट 5, प्रोडक्ट 6, तो आप स्टैटिक लिंक ऑलवेज ट्राई टू सिलेक्ट। ठीक है, कभी भी नंबर्स यहाँ पे मत रखो, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इवन इफ द डिस्क्रिप्टिव इज एन अ की वर्ड और अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेटिव uninitiated यूजर, इट इज़ फार बेटर टू यूज वर्ड्स व्हेन पॉसिबल, है ना। कभी भी नंबर्स मतलब हो यहाँ पे कैटेगरी का, मतलब कि कोई भी अगर आता है। यूज़ फ्यूअर फोल्डर्स, मतलब कि अगर आप मल्टी लेवल फोल्डर्स पे वेबसाइट हैंडल कर रहे हो, है ना, तो जितने कम फोल्डर्स आप रख पाओ उतने आप कम फोल्डर्स आप रखो। यूज़ हाइफन्स नॉट अंडरस्कोर, वो तो हमने डोमेन नेम में कहा था, है ना, कि जब नॉट इन द डोमेन नेम हमने बात की थी ये कान सी और कैन नॉट सी में फिर से। तो जब भी आप फाइल नेम रखते हो तो उसमें ऑलवेज गो फॉर ए डैश एज अ सेपरेटर साइन, नेवर गो फॉर द स्पेस। स्पेस तो कभी भी गलती से भी कहीं भी, इट इज़ अ फाइल नेम, फोल्डर नेम, पेज नेम, कुछ भी हो, स्पेस कभी भी मत रखना, है ना। डैश साइन रखो या फिर विदाउट स्पेस आप पूरा का पूरा फाइल नेम लिख दो। अंडरस्कोर भी एक अलाउडेड नहीं है। नो कैपिटल, यहाँ पे आपको दिखेगा इनकरेक्ट और करेक्ट में, देखिए क्योंकि जो फर्स्ट इनकरेक्ट वाली है ना टारगेट कीवर्ड, तो वो डिफरेंट यूआरएल हो जाती है, कंप्लीटली डिफरेंट यूआरएल हो जाती है। आप ट्राई करके देखना, मान लो कि डोमेन नेम के बाद facebook.com के बाद आपका जो एक यूनिक आईडी जनरेट होता है ना, जैसे कि इंस्टाग्राम का आईडी होता है ना, सेम वे फेसबुक का भी होता है। नहीं मालूम है तो आप इंस्टाग्राम में टाइप करो, आपका जो कुछ भी आईडी है ना उसमें एक अल्फ़ाबेट कैपिटल करके ट्राई करो, तो आपको इनकरेक्ट दिखाएगा। देखना आपका आप जितने भी आईडीज देखोगे वो सब आपको लोअर केस में मिलेंगे, वो एक चीज़ आपको नोट करनी है। टॉप फोल्डर इन टॉप कंटेंट इन द टॉप फोल्डर, मोर ऑथोरिटी एंड लेस ऑथोरिटी में तो आपको दिख ही जाएगा, है ना। कैटेगरी सब कैटेगरी मत रखो, रिक्वायर्ड ही नहीं है, ऐसे फोल्डर बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं ऐसा बनाते हैं, जैसे कि मल्टीपल, मतलब फर्नीचर का, यहाँ पे एग्जांपल आगे जाके फर्नीचर्स के, जैसे कि मान लो कि आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो, तो लोग क्या करते हैं, फर्नीचर, काउच, ऐसे फोल्डर्स बनाते हैं और फोल्डर्स में आके उनके प्रोडक्ट डॉट पी का जो पेज होता है वो रखते हैं। मत करो, अगर ज़रूरत है तो बात अलग है, लेकिन इतना मत करो। कैटेगरी जैसे वर्ड्स आप मत रखो, स्पेशली दिस काइंड ऑफ वर्क तो कभी भी मत रखो। यहाँ पे देखो एक ही फर्नीचर, अपलोड एफ आइकॉन, वो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अपलोड एफ आइकॉन मतलब कि क्या, जो वेबसाइट का लोगो होता है ना, एफ आइकॉन, उसकी बात कर रहा हूँ। ये काफ़ी कम आता है जब आप बुक मार्क करते हो, तो बुक मार्क आपका एक लोगो, एक आइडेंटिटी हो जाता है। जब आप बुक मार्क पे, आप आइकॉन से जनरली आपने किया होगा काफ़ी सारे बुक मार्क्स, तो आप बुक मार्क से जल्दी किसी भी वेबसाइट को आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। काफ़ी सारे, अगर लंबा लिस्ट है आपका बुक मार्क का, तो आप क्या करते हो, वेबसाइट का नाम जो होता है वो बुक मार्क की प्रॉपर्टीज़ में जाके निकाल देते हो, लिंक रखते हो, लेकिन उसका जो डिस्प्ले नेम है वो निकाल देते हो। बुक मार्क में सिर्फ क्या दिखेगा, उसका लोगो दिखेगा। तो विथ द हेल्प ऑफ लोगो ऑल्सो वेबसाइट को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे अगर विजिट करना है तो आप विजिट करते हो ना। मैं ही ऐसा करता हूँ, क्योंकि मेरी बुक मार्क लिस्ट इतनी लंबी है, तो मैं क्या करता हूँ कि सभी में उसके जो डिस्प्ले नेम है मैंने निकाल दिए। तो आप ऐसा एफ आइकॉन अपलोड करो। और एग्जैक्ट कीवर्ड्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है वहाँ पे अभी जस्ट हमने बात की थी, मल्टीपल कंटेंट फोल्डर, मतलब कि कैटेगरी सब कैटेगरी, ये दो फोल्डर हुए ना, ऐसा मत करो, एक ही करो।
जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फर्नीचर, और एग्जैक्ट कीवर्ड्स रखो। तो यहाँ पे देखो फर्नीचर भी आ गया, काउच भी आ गया, लेदर भी आ गया और ब्राउन भी आ गया, कि भाई ये फर्नीचर है, काउच है और लेदर मटेरियल का है, नॉट अ कॉटन मटेरियल, उसका लेदर का कलर कौन सा है, ब्राउन है। सब चीज़ यहाँ पे आ गई। तो ऐसा जो कुछ भी है आप URL में सिलेक्ट करो अगर हो तो, मतलब क्या एज पर वर्डप्रेस अगर हम बात करें तो ये फर्नीचर हमारी कैटेगरी हुई है ना। वर्डप्रेस में नो डाउट पेरेंट कैटेगरी सब कैटेगरी अलाउडेड है, सब कैटेगरी भी अलाउडेड है, लेकिन नेवर गो फॉर दैट। मैंने वर्डप्रेस के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है एक बार, तो आप उसको मत सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे क्या हुआ, आधा अधूरा हुआ है, तो कभी भी ऐसा मत करना। तो ओके, सभी टॉपिक्स आज के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम नया जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।